तो आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस की बात करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय भवन बुक। और भारतीय भवन बुक का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें, ताकि ये चीज़ उन लोगों के बीच भी पहुंच पाए। तो चलिए आप लोग के समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखें। तो बच्चों, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो आपसे अगर पूछा जाएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं और उनका नाम बोला जाएगा तो तीनों का नाम लिख। कौन कौन होगा? अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तित किरण हो सकती है। तो बच्चों, अगर समतल दर्पण पर कोई अगर एक किरण आती है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, ये मान लीजिए कि अभिलंब है, तो अगर इससे मान लीजिए कि ये आपतित किरण आ रही है, तो परावर्तित किरण केवल और केवल कितना होगा? एक ही होगा बच्चों। कितना होगा? केवल और केवल एक होगा। क्योंकि अगर एक आपतित किरण आएगी तो एक ही बार परावर्तित होगी ना। कितना होगा? एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो बच्चों, अगर किसी समतल दर्पण पर अगर कोई आपतित किरण लंबवत पड़ती है तो वह जो परावर्तित किरण होती है वह भी उसी पथ पे लौट जाती है, मतलब कि वह भी लंबवत ही लौट जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चों की ये हमारा कोई समतल दर्पण है, सपोज दैट ये हमारा कोई समतल दर्पण है। जैसे मान लीजिए ये हमारा अभिलंब हुआ तो लंबवत आएगा तो अब अभिलंब पर ही आएगा। जैसे मान लीजिए कोई परावर्तित किरण अब इस पे आया, तो जब ये अभिलंबता आता है तो आपतित किरण भी इसी पथ पे लौट जाएगा। और इसका जो डिटेल्स है ये क्यों लौटता है, मैंने इसका डिटेल्स से मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था उसमें हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है, मतलब कि जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वह रिटर्न चला जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों 4 नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो समतल दर्पण पर जो अभिलंब होता है आपतन के लिए क्या कितने डिग्री कोण पर होता है? अभिलंब 90 डिग्री कोण पर होता है। ठीक है, तो 4 का कितना हो जाएगा आंसर? 90 डिग्री। चलिए बच्चों देखिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो जो बच्चों समतल दर्पण होता है ना, उसमें जो वस्तु का दूरी होता है और प्रतिबिंब का जो दूरी होता है वो आपस में क्या होती है? दोनों की दूरियां बराबर होती है। मतलब कि जितना दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पे बनता है। अर्थात कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच यही संबंध है कि दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो हो गई 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कहती है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखें। तो गोलीय दर्पण जो बच्चे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण। कौन कौन होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। मतलब क्या गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो कहता है क्या कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो बच्चों जो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है, पी जो बिंदु होता है दर्पण का केंद्र होता है बीच का, और केंद्र से वक्ता केंद्र मतलब ध्रुव और वक्ता केंद्र से जो सरल रेखा जो मिलाती है ना, वही रेखा हमारा होता है मुख्य अक्ष है। उसी को हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं फिगर बना के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई हमारा मान लीजिए अवतल दर्पण है।
ये अवतल दर्पण है बच्चों। ये मान लीजिए कि ये हमारा ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मान लीजिए कोई वक्ता केंद्र है। तो ये जो सरल रेखा है ना, यही हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो ये जो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाती है ना रेखा, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम बच्चों प्रधान अक्ष भी है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन कहती है कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। जो अवतल दर्पण के फोकस होती है ना, उसकी परिभाषा कहता देने के लिए। तो बच्चों देखिए इसका परिभाषा कहता है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष से समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। कहता है किसी अवतल दर्पण का जो फोकस होता है उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ पर मुख्य अक्ष की समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए बच्चों में यहाँ पे आपको फिगर से फिर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है और बच्चों ये मान लीजिए कि हमारा मुख्य अक्ष है। तो कहता है क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें अब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु बच्चों क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। जो ये हमारा बिंदु है यही क्या कहलाएगा, हमारा फोकस कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो बच्चों जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। अर्थात F बराबर R/T क्या होते हैं बच्चों, 2 होता है, या R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2F। ठीक है बच्चों, छोटी f होगा, इसमें कितना हो जाएगा बच्चों 2F। समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहती है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। मतलब कहता है कि ऐसा दर्पण का नाम बताइए जो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित, मतलब वस्तु का सीधा और वस्तु का जो साइज है उससे बड़ा साइज का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो वो बच्चों हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। जब देखिए बच्चों ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये मान लीजिए हमारा फोकस हो गया। तो फोकस और ध्रुव के बीच अगर आप कहीं वो वस्तु रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के बच्चों अगर पीछे बनेगा ना, तो दर्पण के पीछे जहाँ वो बनेगा तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, ये हमारा क्या होगा कि सीधा भी होगा और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा कि बड़ी साइज का भी होगा। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, हमारा अवतल दर्पण। समझ में आ गई। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कहती है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। कहता है कि जब एक वस्तु का जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु को कहाँ रहना चाहिए। तो अभी ने इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी, मतलब क्या कि काल्पनिक बनेगा, जैसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कहती है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। देखिए बच्चों अगर कोई जब मैंने क्लास में जब मैं कॉन्सेप्ट आप लोग बता रहा था कि किसी अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो हाँ उस क्लास में मैंने बताया था कि अगर किसी दर्पण अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फिर वक्ता केंद्र पर ही बनता है। और वस्तु के क्या होता है कि वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और उसका जो आकार होता है ना, वस्तु के आकार के क्या होते हैं, बराबर होती है। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वक्ता केंद्र पे ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर साइज का बनता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों का था 13 नंबर क्वेश्चन कहती है कि वस्तु की दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए। देखिए बच्चों जो अवतल दर्पण हमारा होता है उसमें फोकस दूरी इधर होती है और वस्तु
कहता है क्या कि वस्तु की दूरी जो होगा, जब जब ये फोकस दूरी होगा तो वस्तु मैंने इधर रखा है, अवतल दर्पण है तो वस्तु इधर रहेगा, तो उसका जो चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक का बच्चों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण के जो मान लीजिए कि जो चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ते हैं, तो इधर जब चलते हैं दर्पण से इधर, तो हम लोग क्या कर चलते हैं बच्चों, निगेटिव, इधर चलते हैं पॉजिटिव, ऊपर चलते हैं पॉजिटिव और नीचे चलते हैं निगेटिव, अर्थात वस्तु का दूरी क्या होगा बच्चों, निगेटिव। अर्थात अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आपका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेमी फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखिए बच्चों, कहता है क्या कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, तो प्रतिबिंब वस्तु से अपेक्षा क्या होगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वास्तविक और उसकी अपेक्षा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिसके की प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो बच्चों मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था कि अगर दर्पण के वक्ता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, और जो वस्तु का आकार का जो साइज होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन कहती है बच्चों कि क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक मतलब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखिए जो उत्तल दर्पण है वो कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता, वो हमेशा काल्पनिक या मतलब आभासी प्रतिबिंब ही बनाती है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। बच्चों तो 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बच्चों कि एक दर्पण को फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसका ही फोकस दूरी क्या होती है, हमारे निगेटिव, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा ये अवतल दर्पण। चलिए तो बच्चों हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो कहता है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो जो गोलीय दर्पण का बच्चों जो आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं हम लोग, आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। इसका क्या हो गया बच्चों, परिभाषा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो आवर्धन जो ऋणात्मक मान यही बताता है कि वस्तु तो सबसे पहले प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा वो क्या होगा कि वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। अगर कोई आवर्धन जिसका ऋणात्मक है, अर्थात उसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब हमेशा क्या बन रहा है, इसका मतलब कि उल्टा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा देखिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है कि 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा कहती है कि एक गोलीय दर्पण को वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो बच्चों जो हमारा f होता है बच्चों क्या होता है कि r/2, तो 20/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन कहती है कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है बच्चों, मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के लिए आईने के रूप में होता है। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो बाइक में क्या जाता है कि साइड मिरर के जो साइड मिरर होता है ना बच्चों, जो शीशे होते हैं बाइक में 2 शीशे होते हैं, उसी में हम लोग क्या करते हैं कि पीछे की चीज़ देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के बच्चों। तो देखिए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन कहती है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है बच्चों। तो कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों, देखिए उत्तल दर्पण का जो बच्चों फोकस दूरी होगा हमारा, ये बच्चों हमारा f हो गया, ये बच्चों हमारा c हो गया। तो बच्चों जब इधर चलेंगे तो हमारा वक्ता त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा बच्चों। तो प्लस जब 32 सेंटीमीटर होगा तो f हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, +32/2 कितना हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलिए
अब हम लोग बात करते हैं बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि समतल दर्पण में आवर्धन +1 का अर्थ क्या होता है बच्चों। देखिए बच्चों, सब समतल दर्पण में जो प्लस आवर्धन जो +1 है, इसका मतलब क्या होता है। सब समतल दर्पण में आवर्धन +1 का अर्थ यही है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा है। जो समतल दर्पण में जो आवर्धन m है यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर है और m जो हमारा धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या है बच्चों, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं ये 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC आपतित होती है तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगा बच्चों। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये हमारा कोई मान लीजिए कि कोई गोलीय दर्पण है बच्चों। जब ये कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए कि इसका यह वक्रता त्रिज्या है बच्चों। अगर मान लीजिए कोई वक्रता त्रिज्या से मान लीजिए यही हमारा आपतित किरण है, ये मान लीजिए आपतित किरण, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो बच्चों जो हमारा ए सी और बी जो आपतित किरण है, हमेशा बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होके आती है तो जब वह दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगा तो बच्चों उसी पथ पे वो आपस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अर्थात वह परावर्तित किरण भी वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। किससे लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से। अर्थात किरण ए बी सी आपतित दिशा में ही क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। देखिए बच्चों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आप लोग को कोई भी चीज़, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा सभी चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये चीज़ आपको रटना है, बस आपको ऐसा पढ़ना है कि रटना भी नहीं है और आपके दिमाग से कभी निकल भी ना सके। तो अगर किसी चीज़ को आपको भूलना नहीं है तो उस चीज़ को आपको कॉन्सेप्ट से सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, अगर कोई भी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, आप लोग का दिन शुभ हो। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।